हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने पढ़ा था डिस्कवरीज़ के बारे में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरीज हुई थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके अलावा हमने जो आपके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो एटॉमिक स्पीसीज होती हैं उनके बारे में भी पढ़ा था, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एटम्स की डिस्कवरी के बाद कौन कौन सी थ्योरीज आई जो कि एटम को एक्सप्लेन करने में लगी हुई थी। जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो क्या अपनी अपनी थ्योरीज निकाल रहे थे अलग अलग। तो कौन कौन साइंटिस्ट आया सामने, किसने कौन कौन सी थ्योरी दी, वो सब हम आगे आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल। कौन सा मॉडल? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट आपका एटॉमिक मॉडल था तो जो थॉमसन ने दिया था एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। तो थॉमसन ने वैसे कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं और ना बताया उस एटम के बारे में। उसने केवल इतना सब बताया कि एटम जो होता है एक स्फेरिकल मास वाला स्फेयर होता है, ठीक है ना। एक स्फेयर होता है जिसमें आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल होता है इसका मतलब उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ न्यूट्रल रहेगी। इसलिए उसने कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं और केवल एक थ्योरी दे दी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है। आप इसको बोल सकते हो कि इसमें चारों तरफ क्या है, आपके पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप बोलना चाहो, ये जो कंप्लीट है आपका एटम, इसमें हर तरफ आपके पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, लेकिन इसमें बीच बीच में आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। केवल इतना सा उसने बोल दिया था। जैसे प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला जाता है। जैसे तरबूज होता है ना, उसमें जो बीज रहते हैं, जैसे ये तो आपका रेड वाला पोर्शन जो पॉजिटिव चार्ज है और बीच में जो काले काले बीज रहते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन। सेम उसी तरह का मॉडल है ये, ठीक है ना। तो कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है इस मॉडल की, हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है। बट सिंस थॉमसन वो फर्स्ट व्यक्ति था जिसने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए हम सबसे पहले इसका एटॉमिक मॉडल को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसकी थ्योरी के बारे में बात की जाए तो इसकी थ्योरी बिल्कुल सिंपल है कि आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इसकी थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, the positive charge is uniformly distributed in an atom and क्या कहता है कि जो आपका एटॉमिक मॉडल है, ये जो स्फेयर है, जो एटम होता है वो एक स्फेयर की तरह होता है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन एन एटम एंड द एटम इज लाइक ए स्फेयर, एक स्फेयर की तरह होता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट, आप कह सकते हो प्रेजेंट या फिर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन
एन एटम टू बैलेंस द चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन, या फिर आप प्रोटॉन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सा इसका मॉडल है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। उसने सिंपल बोला था कि आपका जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज की का फुल भरा हुआ होता है। किसका? पॉजिटिव चार्ज का, एक स्फीयर की तरह होता है, जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो हर थोड़ी थोड़ी जगह पे मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ताकि आपका चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, और आपका जो एटम है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक है ना। सिंपल सा एटॉमिक मॉडल था इसका, थॉमसन का, ठीक है। फेल हो गया था क्योंकि हमें पता है कि ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया था वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। तो हम सेकंड अपना एक्सपेरिमेंट जो है मॉडल पढ़ते हैं, वो है आपका रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप केवल एक लाइन में भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो है आपका रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स, या इसको हम बोल सकते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। देखिए इसमें होता क्या है, रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड की फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड की फॉइल। गोल्ड की फॉइल मतलब एक गोल्ड की शीट ली। गोल्ड की ही क्यों ली? क्योंकि गोल्ड में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेलिएबल होता है। मेलिएबल होता है मतलब उसकी बहुत पतली पतली आप शीट बना सकते हो, ठीक है ना, तब भी वो एकदम टूटता नहीं, ठीक है ना, उसकी शीट बनाई जा सकती है, ठीक है ना। जैसे शादी में आपने मिठाई खाई होगी, ठीक है ना, तो उनमें भी मिठाइयों के ऊपर चांदी का जो वर्क आता है, वैसे ही सोने की एकदम पतली पतली आप थिन शीट बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए उसने क्या किया, गोल्ड को चुना था, ठीक है। तो उसका एक सेटअप होता है, वो मैं आपको एक सेटअप बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में बता देता हूँ। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, देखिए ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अल्फा पार्टिकल होता है He2+, ठीक है ना। हीलियम के ऊपर अगर 2+2 चार्ज है तो उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, या फिर इसको हम बोलते हैं डबली चार्ज अल्फा पार्टिकल, या डबली चार्ज हीलियम। डबली चार्ज मीन्स हीलियम के ऊपर 2+2 चार्ज है, इसलिए डबली चार्ज He, हीलियम, या फिर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। देखिए हीलियम की अगर हम बात करें, ये आपका हीलियम, ठीक है ना, ये आपका हीलियम, इसके अंदर होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 है इसका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। +2 मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। अब बचा क्या? जब +2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कुछ नहीं बचा, सिंपल ये बचा, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। किसको बोलते हैं? He2+ को, ठीक है, या फिर डबली चार्ज हीलियम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं हो तो ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की, कि इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इसने एक सेटअप किया था, इसने एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, एक आपका गोल्ड का एटम लिया, जो गोल्ड फॉइल थी, ठीक है ना, ये एक गोल्ड का एटम है, ठीक है। इसने क्या किया, एक सेटअप किया, वो सेटअप ऐसा था आपका, ठीक है ना। या इसको मैं थोड़ा और राइट साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, एक पार्टिकल लिया,
कौन सा पार्टिकल लिया, ये होते हैं आपके वो पार्टिकल जो अल्फा रेज को इमिट करते हैं, अल्फा रेज निकालते हैं। इन पार्टिकल्स को बोला जाता है रेडियो एक्टिव। क्या बोलते हैं हम इनको? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे पोलोनियम होता है आपका, पीओ, पोलोनियम, वो क्या है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल अपने अंदर से बाहर निकालता है, ठीक है ना, मतलब अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं उसमें से। तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो आपके गोल्ड की शीट थी उसके सामने उसने अल्फा पार्टिकल को रखा, ठीक है, मतलब पोलोनियम को रखा जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। उसने देखा और मेजर किया कि अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है, ये उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो उसने ये देखा कि ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, गोल्ड की फॉइल की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पीछे वो ये आपका जो सेटअप है, कौन सा, फ्लोरोसेंट मटेरियल वाला, उसको उसकी कोटिंग कर दी पीछे, ठीक है, आपकी किसकी, फ्लोरोसेंट मटेरियल की, फ्लोरोसेंट मटेरियल की हमने कोटिंग कर दी पीछे। फ्लोरोसेंट मटेरियल की आप प्रॉपर्टी जानते ही हो कि जब भी उससे कोई पार्टिकल टकराता है तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये किसकी होती है, जेडएनएस की, ठीक है। अब देखिए उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जो ये पाथ है, ठीक है, उसने चेक किया, मेजर किया, यहाँ तक गया, ये उसका पाथ है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए और कुछ उसने ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंक्लूजन निकाला। तो आप क्या करो, एक तरफ बनाओ, ये एक चार्ट फॉर्म में बनाओ, इसी के नीचे जहाँ पे आप लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन, क्या लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन, कि उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए, ठीक है। उसके बाद साइड में आप लिख सकते हो कंक्लूजन, क्या लिख सकते हो आप, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है, कि उसने ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या क्या कंक्लूजन निकाले, ठीक है। तो उसने सबसे पहले तो ये देखा कि मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स होते हैं आपके अल्फा पार्टिकल्स, वो एकदम स्ट्रेट निकल जाते हैं यहाँ पर पीछे की तरफ। पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि ये जो आपका रीजन है, जो बहुत सारा रीजन है, इस पे क्या कंटिन्यूस स्पार्क हो रहा है प्रोड्यूस, कंटिन्यूस क्या हो रहा है आपका, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है इस रीजन में। ये जो रीजन है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का, इस रीजन में क्या हो रहा है आपके, कंटिन्यूस स्पार्क हो रहा है, मतलब अल्फा रेस कंटिन्यूस यहाँ पे आ रही है, टकरा रही है और स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। एक भी सेकंड ऐसा नहीं था कि यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा हो, ठीक है, कंटिन्यूस स्पार्क हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मतलब ये बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है ना, आप इसको मान सकते हो, ठीक है ना, बहुत बड़ा एरिया आपका ये रह गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो रहता है आपका बिल्कुल डार्क था, क्या था, बिल्कुल डार्क, कुछ भी लाइट नहीं। और ये जो एरिया है यहाँ पे कंटिन्यूस क्या था, स्पार्क था। इसका मतलब जो आपका एटम होता है, एटम, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो आपके बिना डेविएट हुए निकल गए। इसका मतलब आपके जो एटम का बहुत सारा पोर्शन होता है वो क्या होता है, खाली होता है, ठीक है ना। तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखिए आप, फर्स्ट जो उसने ऑब्जर्वेशन किया था कि मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल, या फिर आप गोल्ड एटम बोल सकते हो, विदाउट डेविएट, विदाउट डेविएट,
या बिना डेविएशन के, ठीक है, विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन लिख लीजिए, ठीक है, बिना डेविएशन के स्ट्रेट निकल गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि एक एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? खाली होता है। देखो बिना डेविएशन के मतलब सीधा जा रहा था, सीधा ही जा रहा था, ठीक है। अब डेविएट कब होगा? जब उसके रास्ते में कुछ ना कुछ आएगा। अगर रास्ते में कुछ नहीं आ रहा है तो मतलब वो सीधा जा रहा है। इसका मतलब सीधा जा रहा है, रास्ते में क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब आगे क्या है? बिल्कुल स्पेस खाली है, ठीक है ना। इसलिए उसने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है एटम का वो क्या होता है? ब्लैंक होता है, खाली होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट और स्पेस ऑफ एन एटम इज ब्लैंक, ठीक है, खाली होता है। ये आप कह सकते हो, ब्लैंक होता है मतलब खाली होता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, खाली होता है, ठीक है, खाली स्पेस होता है। ये इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, उसका उसने फर्स्ट कंक्लूजन निकाला, ठीक है। अब उसने देखा, क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स थे ऐसे जो क्या हो रहे थे? अपने पार्ट से डेविएट हो गए। क्या हो गए? डेविएट हो गए, ठीक है। कुछ रेज ऐसी थी जो अपने रास्ते से, पाथ से क्या हो गई? डेविएट हो गई स्मॉल एंगल से, ठीक है। अब कोई डेविएट हुई तो क्यों हुई? देखिए अल्फा पार्टिकल की हम बात करें तो He2+ मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आपका चलते चलते डेविएट हो गया। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है या तो सामने कहीं पॉजिटिव चार्ज हो जिसके रिपल्सन की वजह से उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया हो, या फिर क्या हो आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, तो हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया हो तो अपना रास्ता बदल लिया हो, ठीक है ना। तो दो ही रीजन हो सकते हैं। अब मान लो पूरा अगर पॉजिटिव ही चार्ज होता तो एटम क्या होता? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता। या केवल सिंगल नेगेटिव चार्ज होता तो एटम क्या होता? आपका नेगेटिवली चार्ज होता। लेकिन एटम क्या है? न्यूट्रल। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों अवेलेबल है, ठीक है। ये इस कंक्लूजन का उसने निकाला कि जो आपका अल्फा पार्टिकल था वो डेविएट हुआ, ठीक है ना, एटम की वजह से। इसका मतलब उसमें जो आपका न्यूक्लियस, आपका जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल है और नेगेटिव चार्ज दोनों ही अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन नोट करूँगा, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं यहीं पे आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखिए सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या लिखा था और उसका उसने क्या कंक्लूजन निकाला था। सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने लिखा कि a few alpha particles deviate from its path उसने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब उससे उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि, अब देखिए कंक्लूजन का मेन जो पॉइंट है, हीलियम पे चार्ज होता है +2, ठीक है। अब ये डेविएट हुआ है तो मतलब प्लस चार्ज हो सकता है सामने। अगर जैसे हम माने ये एक आपका एटम है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज करो क्या है आपका? प्लस चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, जैसा थॉमसन ने बताया था। अब क्या है? आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है He2+ यहाँ से, ठीक है, ये सामने आ गया एक पॉजिटिव चार्ज आपका केटाइन, +1 जो होता है उसको बोलेंगे हम H1 होगा, ये आपका प्रोटॉन, ठीक है। अगर मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो अब यहाँ गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, इसका मतलब उसके पास 79 क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। और ये इसमें क्या है? पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। हीलियम पे चार्ज है +2 और उसका मास होता है 4 AMU। ये जो आपका सिंगल चार्ज है उस पर चार्ज कितना है? 1, और इसका मास है 1 AMU के बराबर। भारी कौन है? हीलियम। इसका मतलब अगर हीलियम इससे जाके टकराने की कोशिश करेगा तो टकराएगा तो नहीं, क्योंकि प्लस और प्लस है, रिपल्शन होगा, तो ये क्या करेगा? इसको धक्का देते जाएगा और धक्का देते 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 चलता रहेगा आगे। पर यहाँ तो क्या है? कोई भी स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसका मतलब हीलियम
आगे नहीं गया, टकराया नहीं, हीलियम क्या किया, वापस पीछे लौट के आ गया। और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज था ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं है पूरे एटम के अंदर। ये जो क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्सेंट्रेट है, क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, और पूरा एक ही जगह है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो भारी पार्टिकल हल्के पार्टिकल को आगे धक्का दे देता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो पार्ट है अंदर वाला, उसमें क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज एक साथ है, मतलब यूनिटी स्ट्रेंथ, मतलब सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सब एक साथ हैं, इसलिए वो ताकतवर है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी ताकत ऐसी है कि आपका हीलियम पार्टिकल सीधे जाते जाते डेविएट हो रहा है अपने पाथ से। इसका मतलब आपका ये जो चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है एक ही जगह पे, ठीक है। और उसी को नाम क्या दिया उसने, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। तो आप इससे निकाल सकते हो कि इफ अल्फा पार्टिकल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है, ये तो उसने ऑब्जर्व किया था। और उसका कंक्लूजन क्या था, इन एन एटम the positive charge is concentrated at one place, and that place, or we can say एक प्लेस पे होता है या फिर एक सेंटर पे होता है, एंड दैट सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस। उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस। आंसर क्या रहेगा, न्यूक्लियस, ठीक है, ध्यान रखना। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से, ठीक है। ये दो ऑब्जर्वेशन है, इनको नोट कीजिए, फिर हम इसके तीसरे ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इन्हें नोट कीजिए। ओके, देखिए ये तो थे आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। या इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप एक और कंक्लूजन भी निकाल सकते हो। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, कि आपके एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो आपका जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन उसने किया था, क्या किया था कि वेरी फ्यू मीन्स एक आपका पार्टिकल ऐसा था जो जाते जाते क्या हो गया, वापस रिटर्न बैक हो गया। ये आपका न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस से वापस रिटर्न बैक हो गया। ये सबसे बड़ा उसका क्या था, ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन था, ए वेरी फ्यू मीन्स 1 out of 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अपने ही पाथ से वापस डेविएट हो गया 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री पे, ठीक है ना, नॉट सेल्सियस, 180 डिग्री पे। ए वेरी फ्यू 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल्स deviate from its path by 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से क्या हुआ, वो रिटर्न बैक हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके जो सेंटर है, जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, वो आपका एक ही जगह है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस नाम देते हैं। इसलिए वो डायरेक्ट न्यूक्लियस से जाके टकराएगा। पॉजिटिव चार्ज है 79 प्रोटॉन के बराबर, यहाँ पे 2 प्रोटॉन के बराबर, रिपल्शन होगा और अपने ही पाथ से क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक तो आपका कंक्लूजन ये निकल सकता है कि जो आपका न्यूक्लियस वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो एक और कंक्लूजन इसने निकाला था, वो ये निकाला था कि आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अवेलेबल है। इसका मतलब आपका एटम क्या है, न्यूट्रल है। बोथ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सेम और वी कैन से इन इक्वल अमाउंट. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज present in equal amount. That's why an atom is a neutral. एटम क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है. और यहीं से आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी हुई. ठीक है, तो ये आपका मेन था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना, आपके रेस जाती है. ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, इनको हम क्या बोलेंगे? अल्फा रेस. ये आपका गोल्ड फॉइल या गोल्ड एटम. ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस हो गया. ठीक है, ओके, ये इसको नोट कीजिए आप. इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी क्या क्या जो मॉडल दिया था इसने, रदरफोर्ड ने मॉडल. ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग के जरिए न्यूक्लियस का, एटम का मॉडल दिया था. उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं. ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए. ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड्स के क्या क्या जो मॉडल्स था उसके क्या पॉइंट्स थे. ठीक है ना, जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया उसके क्या क्या पॉइंट्स थे. देखिए, मेन 3 पॉइंट्स तो आपने देख ही लिए जो उसने कंक्लूजन में दिए थे. ठीक है, क्या क्या दिए थे? एक तो आपका जो एटम होता है, ठीक है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है एम्प्टी होता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. इसीलिए आपका जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है. ठीक है, इसके अलावा जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब एक सेंटर पे इकट्ठा हुआ रहता है. ठीक है, जिसे उसने नाम दिया था न्यूक्लियस. ठीक है, तो 3 पॉइंट तो आपके यही रहेंगे. ठीक है, और इसके 1-2 पॉइंट और हैं वो हम देख लेते हैं. अगर हम साइज की बात करें तो न्यूक्लियस की जो साइज होती है बहुत छोटी होती है आपके एटम के कंपैरिजन में. अगर हम देखा जाए तो साइज ऑफ, अगर हम न्यूक्लियस बोलते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस होती है अराउंड 10⁻⁻15 मीटर के आसपास. ठीक है, इसको अगर हम सेमी में लिखें तो 10⁻13 सेमी. ठीक है, और अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम की तो एटम की साइज होती है अराउंड 10⁻10 मीटर या फिर 10⁻8 सेंटीमीटर. ठीक है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे आपका एक पूरा फुटबॉल का फील्ड ले लो और उसके सेंटर में एक फुटबॉल की बॉल को रख दो. ठीक है, तो आपका जो फुटबॉल की बॉल होगी वो क्या होगी? आपकी न्यूक्लियस. और बाकी का एरिया क्या है? आपका एटम. ठीक है ना, तो उससे बहुत छोटा होता है आपका न्यूक्लियस का जो पोर्शन होता है. इसके अलावा आप न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको फाइंड आउट करनी है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो इसका फॉर्मूला होता है R=R0 इंटू A⁻1/3. ये होता है फॉर्मूला आपके न्यूक्लियस की रेडियस को फाइंड आउट करने का. यहाँ R0 जो होता है आपका कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू. और A जो होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है ना, मास नंबर. क्या होगा ये? एटॉमिक मास इसको बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास. जैसे सोडियम का होता है 23, हीलियम का होता है 4. ठीक है ना, उसकी पावर जिस भी न्यूक्लियस का आपको निकालना है जिस एटम के, तो उस एटम के एटॉमिक मास का 1/3. यहाँ से हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एक तो ये था. इसके अलावा जो 2-3 थे अपने वो तो पहले हैं ही सही. इसके अलावा इसने एक और पोस्टुलेट दिया अपना थ्योरी के अंदर. इसने ये ऐड किया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना। ये इसका मॉडल का एक पॉइंट था कि द इलेक्ट्रॉन्स revolving around the nucleus at very high speed in fixed circular path, और इन सर्कुलर पाथ को इसने नाम क्या दिया था, ऑर्बिट, ठीक है, कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको क्या नाम दिया था, इन्हें ऑर्बिट नाम दिया था, ठीक है। यही वो पॉइंट है आपका जहाँ पे रदरफोर्ड की जो थ्योरी है वो रॉन्ग प्रूफ हो गई थी, ठीक है ना, इसका इसी पॉइंट की वजह से। क्यों? क्योंकि इसका ड्रॉबैक है, यही पॉइंट है, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट वही है कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम रदरफोर्ड की थ्योरी का ड्रॉबैक पढ़ते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप, ओके। देखिए, अगर हम बात करें रदरफोर्ड के ड्रॉबैक की, तो हम कह सकते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। उसकी एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक तो क्या था कि उसने जो बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों तरफ आपके रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है। ये उसने बोल दिया था, ठीक है। अब एक भाई साहब और थे, कौन थे, मैक्सवेल। कौन थे, मैक्सवेल, ठीक है। क्रिकेट वाला नहीं, दूसरा साइंटिस्ट था एक मैक्सवेल, ठीक है ना। मैक्सवेल ने क्या किया, उसकी एक वेल प्रूफ थ्योरी थी जो पहले से थी, ठीक है, जो उसने प्रूफ कर दी थी। उसने ये बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट मोशन में मूव करता है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, हर बार आपकी चेंज हो रही है, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी हो सकता है फिक्स है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन है। तो जब भी आपका कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मोशन में मूव करता है, तब ये जो चार्ज पार्टिकल होता है वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। क्या इमिट करता है, एनर्जी, ठीक है। इस वजह से होता क्या है, ये कंफर्म थ्योरी थी, ठीक है, जो आपकी मैक्सवेल ने दी थी, वेल प्रूफ थ्योरी थी। इसको हम मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी बोल सकते हैं, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, ठीक है ना, अगर हम यही देखें, जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये एक फिक्स्ड पार्टिकल में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन मोशन में मूव कर रहा है, तो एक राउंड तो इसने लगा लिया, ये क्या करेगा, कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है, रेडिएशन की फॉर्म में। तो होगा क्या, जब ये दूसरा राउंड लगाने आएगा तो इसकी जो एनर्जी है, ये जो फिक्स पाथ है, इसके लिए इससे एक पर्टिकुलर
एनर्जी चाहिए इस पाथ के लिए, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है, इसकी एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। एनर्जी इमिट करेगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जब आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तब क्या होगा, इसकी एनर्जी इतनी नहीं रहेगी कि वो पहले वाले पाथ को दोबारा उसी पाथ को फॉलो कर सके। क्यों, क्योंकि उसके पाथ के लिए आपको एनर्जी की चाहिए ज़्यादा, और इतने पाथ में उसने एनर्जी क्या करी, इमिट की है, तो उसकी एनर्जी होगी कम। इस वजह से क्या है, वो अपना पाथ क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा और दूसरे छोटे वाले पाथ पे मूव करेगा, ठीक है। वापस क्या होगा, दोबारा से एनर्जी तो कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, इसका मतलब उसे अपने पुराने वाले पाथ पे वापस रोटेट करने में जो एनर्जी चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगी उसको, ठीक है ना। मतलब उसकी एनर्जी जो है कंटिन्यू रोटेट होती रहेगी, कम होती रहेगी, वो घूमता रहेगा आपका, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में मिल जाएगा। तो ये तो बड़ी गलत बात है। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिल गया तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो ये जो थ्योरी थी आपकी रदरफोर्ड की थ्योरी, ये यहाँ पे गलत हो गई, और एटम की एग्जिस्टेंस को, कि एटम्स आपका स्टेबल है, उसको ये प्रूफ नहीं कर पाए। जबकि मैक्सवेल की थ्योरी तो बिल्कुल परफेक्ट है, वो पहले से ऑलरेडी प्रूव है, वो करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे रदरफोर्ड गलत है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो किस पाथ में मूव कर रहा है वो हो सकता है फिक्स ना हो, वो सर्कुलर ना हो, कुछ और पाथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी वो आपकी रॉन्ग प्रूफ हो गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो सर्कुलर पाथ में नहीं होगा, किसी और पाथ में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेट मोशन में मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करेगा रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है, जिससे उसका एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा तो वो दोबारा उस पाथ को कभी अटेन नहीं कर पाएगा, अपने पाथ को छोटा करता रहेगा और अंत में आपके न्यूक्लियस में मिल जाएगा, ठीक है। तो एटम ही खत्म हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आपकी जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी कि एटम जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, वो यहाँ पे गलत प्रूफ हो गई थी, ठीक है। ये तो थी इसकी डायग्राम। अगर हम थ्योरी की बात करें, ठीक है ना, कि ड्रॉबैक क्या था, उसको मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, आप तब तक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड the electron is revolving around the nucleus in fixed path called orbits. But according to Maxwell's electromagnetic theory, when a charged particle is revolving around another charged particle in acceleration motion, it emits energy in form of radiation,
कंटिन्यूसली। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज revolving around another charged particle in acceleration motion, it emits energy in form of radiation continuously and it can never follow the same path and in the end combine with nucleus by taking spiral path। ठीक है। It emits energy in form of radiation continuously and it can never follow the same path and in the end combine with nucleus by taking spiral path and so atom will be unstable। unstable means आप क्या कह सकते हो, atom will be not exist। मतलब एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। सो दिस इज रोंग। ठीक है ना, ये क्या है, आपकी रोंग थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है ना, लेकिन लास्ट में क्या होगा, आपको स्पाइरल पाथ को मूव अटेन करते हुए एटम के अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये उसका ड्रॉबैक था जिसको आपका रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, इसके अलावा एक ड्रॉबैक और है। ठीक है, जो आप अभी आगे वाली क्लासों में पढ़ोगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसमें आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे, लेकिन मैं आपको यहीं लिखवा देता हूँ। ठीक है ना, ये जो आपका रदरफोर्ड मॉडल होता है, ये हाइड्रोजन के अल्फा पार्टिकल, ये आपका जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम होता है और हर मेटल के लिए, हर एटम के लिए होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम, बट हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें आपके रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट। ठीक है ना, it cannot explain the line spectrum of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये था आपका ड्रॉबैक किसका, रदरफोर्ड का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में वैसे हमने मेन तो थॉमसन का मॉडल ही स्टार्ट किया था। ठीक है ना, और उसके बाद हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है। ठीक है ना, उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, उसने क्या क्या कंक्लूजन निकाले और उसके बेसिस पे उसने कौन सी थ्योरी दी। ठीक है, जो एटॉमिक मॉडल दिया उसके क्या क्या पॉइंट्स थे वो हमने देखे, और लास्ट में सबसे मेन जो है इसका ड्रॉबैक वो हमने देखा है। ठीक है, और आपकी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है वो भी हमने देखा। ठीक है, तो आगे हम और इसी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। आगे आपका बोर्स का एटॉमिक मॉडल भी आएगा। ठीक है ना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, प्लांक्स की थ्योरी आएगी। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।